कितने चार्ज थे? 2। और अब देख इधर क्या लिखा है, सिंगल चार्ज, एक अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लेकिन अब वो कहां पर रखा हुआ है देखो, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी, जिस चार्ज की एनर्जी निकाली उसकी वजह से नहीं, एक्सटर्नली पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो फील्ड आई, वो सब अपने को लेना देना नहीं, बस अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बाहर पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसके अंदर एक सिंगल चार्ज को लेके आया जा रहा है, तो कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो अपने को निकालना है। तो बेटा एक बार और याद करो जरा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकाल रहे थे, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पोजीशन तक, सीधे बैठो, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पोजीशन तक लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, वर्क डन। तो जितना वर्क डन लगता है वही क्या बन के स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। यही फंडा था ना, किसी भी चार्ज को कहाँ से उठा के ला रहे थे, इन्फिनिटी से, कहाँ तक, उसकी पोजीशन तक जहां पर वो है। तो इस प्रोसेस में जितना वर्क डन लग रहा था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। यही डेफिनेशन थी। एक फॉर्मूला और जो हम लोग यूज कर रहे थे डब्ल्यू निकालने के लिए, वो था वी इंटू क्यू। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे बोल, वी इंटू क्यू। जिस पॉइंट पर चार्ज आ रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू आने वाला चार्ज, डेरिवेशन में यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना। अब इसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है, इधर अब एक एक्सटर्नल क्या मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स से दिस इज दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा, ई। तो यहाँ पर ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे समझो इस पूरी फील्ड में यहाँ पर एक चार्ज को लेके आने, इस पॉइंट पे, पॉइंट पी के ऊपर, या लेट्स से पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर मुझे इस चार्ज को, किसी एक चार्ज को लेके आना है। तो पॉइंट ए का पोजीशन बताने के लिए अपने को पोजीशन वेक्टर यूज करना पड़ेगा। अब पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा बोल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो दिस विल बी ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर किसको बोलते बोलो, ओरिजिन से पॉइंट तक खींचा गया एक वेक्टर। तो ओरिजिन से पॉइंट ए तक एक वेक्टर खींच दो, ये इसका क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर। ये क्या इसका बोल, पोजीशन वेक्टर। इसको मैं r1 बार बोल, क्या बोलते बोल, r1। इस पॉइंट के ऊपर मेरे को दूसरे चार्ज को लेके आना। अब मुझे बताओ ये पॉइंट फ्री स्पेस के अंदर, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट का अपना खुद का कुछ ना कुछ क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, पोटेंशियल होगा। तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, सब लोग ध्यान से देखना, उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, पोटेंशियल को किससे दिखाते बोल, वी। कौन से पॉइंट का, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, तो इसको ऐसा लिखेंगे। ये r1 और v मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं, ये हम लोग बता रहे कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है उस पॉइंट का मैं क्या ले रहा हूँ बोल, पोटेंशियल। तो मैं इधर पे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r1। तो पॉइंट ए पर जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ई की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, वी से दिखा रहे हैं। यहाँ तक समझा। अब एक चार्ज को लेके आते कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मेरे पास एक चार्ज था q1, इसको यहाँ से किधर लेके आ रहा हूँ मैं, पॉइंट ए पर। बताओ वर्क लगेगा या नहीं, पहले नहीं रखता था, पहले जब फर्स्ट चार्ज को लेके आते थे तो वर्क डन कितना रहता था, 0। क्यों, कोई फील्ड नहीं होती थी, कोई पोटेंशियल नहीं होता था, तो चुपचाप आ जाता था, है कि नहीं, वो पहला बंदा रहता था वहां आने वाला। लेकिन यहाँ पर ये आने वाला पहला बंदा नहीं, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये पहले से किसी का एरिया है, समझ रहा। तो पहले चार्ज को लाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन चार्ज q1 is brought from to point A, work has to be done, work has to be done against electric field E। इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे उस वर्क डन को, बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू आने वाला चार्ज।
v इंटू सॉरी v एट r1 इंटू नहीं बोलना, v एट r1, नहीं तो पता चला आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, v एट r1 इंटू आने वाला चार्ज कौन सा है बेटा, q1, आने वाला चार्ज कौन सा है बोल, इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज लेके आ रहा है, q1 ना, तो ये वर्क डन है, यही वर्क डन क्या बन के स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज u इज इक्वल्स टू w, तो u भी कितना हो जाएगा बोल, u भी कितना हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू v एट r1 इंटू चार्ज q1, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, खत्म हो गया, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या निकालेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, कितने चार्जेस, टू चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सब कुछ सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम, पहला चार्ज आएगा इस पॉइंट ए पर, दूसरा चार्ज भी लेके आना है कोई दूसरे तो पॉइंट बी पर, तब उधर क्या, इससे कोई नई डेरिवेशन नहीं करूँ, इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाऊँ, तो इसको लिखो फिर इसी को आगे बढ़ा, जल्दी लिखो फटाफट, यहीं खड़ा मैं, जल्दी लिखेंगे, राइट इट डाउन फास्ट। अभी देखो मैंने हेडिंग थोड़ी सी चेंज कर दिया, क्या लिखा हुआ है देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब एक के कितने चार्ज लेके आने हैं, दो, और दो ही चार्ज तक आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पहले से मौजूद है, दो से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो पहला चार्ज हम लोग ये पॉइंट पर लेके आ रहे थे ना, पॉइंट ए पर, तो समझो दूसरा चार्ज हम लोग यहाँ पे कहीं लेके आएंगे पॉइंट बी पर, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है देख, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर जब आप निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू आ रही है r2, क्या आ रही है बेटा बोल, r, एक बात और, यहाँ पर कौन सा चार्ज आने वाला है, सेकेंड चार्ज q2, यहाँ पर कौन सा चार्ज है q1, तो इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या लेंगे, r12, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 2, समझ आ रहे, तो अभी थोड़ा रुक के करते हैं, एक एक करके लाते हैं ना चार्ज को, पहले q1 चार्ज को लेके आएंगे, उसको लाने में जो वर्क डन लगेगा, फिर q2 चार्ज को लेके आएंगे, उसको लाने में जो वर्क डन लगेगा, दोनों को क्या कर देंगे टोटल, तो जो टोटल वर्क डन रहेगा वो यहाँ पर किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी की, करेक्ट है, तो शुरुआत ऐसी होगी, E यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, VR1 क्या है, पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से बनने वाला पोटेंशियल, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1, पूरा यहाँ लिखो, ठीक है ना, अब व्हेन फर्स्ट चार्ज, क्या लिखेंगे, व्हेन फर्स्ट चार्ज q1 is brought from infinity to point A, work has to be done against the electric field of E, पहले चार्ज को लाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, W, ये पहले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन लग रहा है बोल, W, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, V इंटू क्यू, सेम, अब डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे, ये पहला वर्क डन आ गया, ये क्या आ गया बेटा बोल, पहला वर्क डन, अभी सेकेंड वर्क डन को निकालेंगे, कपड़ा कहाँ रख दिया थे, अब पहले एक ही चार्ज था तो यही वर्क डन टोटल वर्क डन था, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी ले ली, और अब दूसरा चार्ज भी है ना बेटा, तो उसको लाने में भी जो वर्क लगेगा वो भी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो क्या लिखूंगा इधर मैं, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा क्या, ये अलग पॉइंट है ना, तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, अलग रहेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनने वाला पोटेंशियल यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे देख, इसको लिखे थे हम लोग V एट R1, इसको क्या लिखेंगे बोल, V एट R2, नाम क्या आएगा इसका देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड E at point B having position vector R2, तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, किसकी वजह से बोल, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से, मुझे बताना इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से बनेगा क्या, एक फील्ड और मौजूद है यहाँ पर, एक तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फील्ड और है किसकी, Q1 चार्ज की, किसकी बेटा, Q1 चार्ज की, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा दोनों की वजह से बनेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी बनेगा और Q1 चार्ज की वजह से भी बनेगा, तो जो दूसरा चार्ज यहाँ पर आ रहा है इन्फिनिटी से, जो सेकेंड चार्ज को आप यहाँ पर लेकर के आ रहे हो Q2 को, इसको लाने में क्या वर्क डन लगेगा बोल, W2, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1, दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा, समझ आ रहा है अच्छे से, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन
when second charge Q2 is brought from infinity to point B, work has to be done against, बोलो, against external इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, एज वेल एज, और किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन। तो उसको कैसा निकालोगे, देख, देयरफॉर W2 एक एक करके, पहले इसको लाने के लिए जो वर्क डन लग रहा है, पहले किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट वर्क डन कैसा निकालेंगे, जैसे पहले निकाले थे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो क्या रहेगा, पोटेंशियल, लेकिन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल है, B का ना, तो इसको क्या लिखेंगे, V@R2। आने वाला चार्ज कौन सा बेटा, Q2, आने वाला चार्ज कौन सा है, बोल, Q2। ये तो हुआ वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या निकालेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड ऑफ Q1। तो उसको भी कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, V इंटू क्यू। लेकिन अब जो V रहेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रहेगा, क्या, किसकी वजह से रहेगा, Q1 की वजह से। किसकी वजह से रहेगा, बोल, Q1 की। तो देख मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, पॉइंट B के ऊपर बनने वाला पोटेंशियल किसकी वजह से, बोल, Q1 की वजह से, इनटू ये हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आने वाले चार्ज से। आने वाला चार्ज कौन है बेटा, इधर Q2 इंटू Q2, ठीक है। तब ये क्या रहेगा, देख, V@R2 इंटू Q2 प्लस ये वो वर्क डन है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना है। अब इसको निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस चार्ज का पोटेंशियल निकाल, यहाँ पर जो पोटेंशियल बन रहा था किसकी वजह से बन रहा था, Q1 की वजह से, तो ऊपर आएगा Q1। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12, क्या बेटा, R12। अब बाहर आने वाला चार्ज कौन सा है, Q2। तो देख W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर W2 विल बी V@R2 डॉट Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R1। ये सेकेंड चार्ज को लाने के लिए लगने वाला वर्क डन, ये फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए लगने वाला वर्क डन, और वो सेकेंड चार्ज को लाने के लिए लगने वाला वर्क डन। तो दोनों चार्ज को लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना लगेगा, W1 प्लस W2। और सारे चार्जेस को असेंबल करने में जो टोटल वर्क डन लगता है वही क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है सारे चार्जेस को लाकर इन्फिनिटी से पॉइंट पर या पोजीशन पर असेंबल करने के लिए लगने वाला टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन मतलब W1 प्लस, क्योंकि इधर दो ही चार्ज है ना, तो पहले चार्ज को लाने के लिए लगने वाला वर्क डन W1, दूसरे चार्ज को लाने के लिए लगने वाला वर्क डन W2, दोनों का टोटल किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल। तो क्या आएगा फॉर्मूला, देख, U इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1, V@R1 इंटू Q1 प्लस W2 क्या है बेटा, V@R2 इंटू Q1, सॉरी Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, this is the potential energy of system of two charges inside in an electric external electric field। ये सेकेंड फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला इधर ही खत्म था, यहीं पे खत्म था, सेकेंड वाले फॉर्मूले में ये दो टर्म ऐड हो जाएंगे। अच्छा सोच, अगर तीन चार्ज आते तो सोच जरा, पहला चार्ज लाने के लिए वर्क डन कितना रहता, ये सेम, दूसरा चार्ज लाने के लिए वर्क डन कितना रहता, ये सेम। अब जो तीसरा चार्ज आता वो कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, इन तीनों के अगेंस्ट वर्क डन करता। यानी जब तीन चार्ज आते तो ये तीन टर्म तो रहता, इसमें और तीन टर्म क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते, तो फॉर्मूला और बड़ा बनता है, समझ रहे। इसलिए अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक चार्ज या फिर दो चार्ज की कंडीशन आपको देगी, समझा। अब इसके बाद फिर से आपको दो न्यूमेरिकल दिया, देखो ये फॉर्मूले के बाद 8.1 to 8.13। देखो अभी एक्सरसाइज हम लोग चालू भी नहीं किए हैं, आधा ही चैप्टर हुआ है और 12-13 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में आपको इतने न्यूमेरिकल दिया हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से एक आध दो न्यूमेरिकल तो पक्का है, आना ही आना है, एक आध थ्योरी आती है, एक आध दो न्यूमेरिकल आती है।
समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो ये लिखो, फिर वो दोनों न्यूमेरिकल कराता हूँ, 8.12 और 8.13, राइट डाउन।
टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁵ कूलम। दो चार्ज है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना बेटा, तो क्या ले लिए Q1 इज इक्वल टू Q2, कितना दिया 3 इंटू 10⁻⁵ कूलम। आगे देख, ईच आर ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी, दोनों को इंफिनिटी से उठा के ला रहे हैं टू अ सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर, और ऐसे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 30 सेंटीमीटर, कितना बेटा 30 सेंटीमीटर। तो ये Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन दिया, मतलब क्या दिया R12 डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 and 2 ना, कितना दिया 30 सेंटीमीटर। 30 ऐसी रहने, सेंटी हटेगा तो 10⁻⁻², और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन लाइक दिस, 3 ऐसी रहने, ये 0 मतलब +1, ये +1 और ये -2 -1, तो R12 दिया हुआ है मुझे और Q1 Q2 दिया है। आगे देख पूछा क्या है, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इन्फिनिटी से जब इसको यहाँ तक उठा के लाए हैं तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो निकालो। पहले मेरे को एक बात बता, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी 0, तो जब यहाँ पर उठा के लाए हैं तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इंक्रीज इन एनर्जी। पहले आपके पास 0 रुपए थे, बाद में आपके पास 10 रुपए आ गए, कितना पैसा बढ़ गया तुम्हारे पास, बाद में जितना पैसा है वही तो आपका बढ़ा हुआ पैसा है ना। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, इस पॉइंट पे लाने पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वही क्या रहेगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से लिखना, सिंस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर रहेगी पोटेंशियल एनर्जी एट प्रेजेंट पोजीशन। अभी जितनी पोटेंशियल एनर्जी वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे कितनी होती है 0, बात ही खत्म। इन्फिनिटी पे 0 है तो अभी जितनी है वही इंक्रीज है। अगर इन्फिनिटी पे भी थोड़ी बहुत होती, समझ इन्फिनिटी पे 10 जूल रहती, यहाँ पे लाए 50 जूल हो गई, तब इंक्रीज कितना होता 40 का होता, तब 50 का नहीं होता 40 का होता। और इन्फिनिटी पे 0 है तो यहाँ जितनी है वही क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। समझ में आ रहा है? कितने चार्जर है, 2 है ना, तो दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R1। दो चार्ज के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁵, Q2 भी कितना है 3 इंटू 10⁻⁵, दोनों सेम है ना, डिवाइडेड बाय R12। हाउ मच इज R12, 3 इंटू 10⁻⁻1। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 9 3 जा 27, ये देख 10⁻⁵ -5 ये ऊपर गया +1, -10 +1 -9, वो -9 ये +9, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया। समझ में अच्छे से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। आगे देखते हैं 8.13, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी एक्सटर्नल फील्ड का कंसेप्ट यूज किया उसने, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं, देख जरा क्या बोला 8.13 में उसने, डिटरमाइन, अच्छा ए लिखा है उधर, ए मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, अभी ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग, बाद में बी पार्ट करेंगे। हाँ, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस का सिस्टम है, क्या है वैल्यू देख, -2 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम। तो एक काम करते हैं, पहले वाले चार्ज को Q1 ले लेते हैं, कितना है Q1 -2 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना बेटा +4 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटेगा तो कितना आएगा 10⁻⁻6। ये दोनों चार्जेस दिए हुए। आगे तक क्या बोला उसने, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड है क्या, नहीं, प्लेस्ड एट, अब कहां पर रखा गया इसको, -8,0,0 एंड +8,0,0, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, z कोऑर्डिनेट भी 0 है, खाली x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई। तो ये कहां पर रखा हुआ है, ये x एक्सिस पर, तभी तो y और z क्या हुआ है बेटा 0 हुआ। तो ये 2 पॉइंट पर रखा हुआ है, पहला चार्ज रखा है -8,0,0 और दूसरा चार्ज रखा है +8,0,0। कहाँ रहेगा देखिए, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये समझ y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये सामने ऐसा z एक्सिस, ठीक है ना। उसकी जरूरत नहीं वैसे, लेकिन बना। पहला चार्ज कहाँ रखा है, -8,0,0, कहाँ आएगा -8,0,0, इधर पे, ये वो पॉइंट -8,0,0 और सेंटीमीटर में याद रखो। तो यहाँ पर मेरा पहला चार्ज रखा है कौन सा Q1, दूसरा चार्ज कहाँ रखा है +8,0,0, किधर आएगा वो, राइट साइड पर यहाँ पर। तो ये मेरा +8,0,0, ये भी सेंटीमीटर में,
ये भी किसमें है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है, कौन सा, Q2। ठीक है, आगे देख क्या बोला उसने। तो अपने को डिटरमाइन क्या करना था, शुरू में ही पढ़, क्या डिटरमाइन करना था, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में मेरे को एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है बेटा, तो केस ए को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यू निकालना है, यू। कोई एक्सटर्नल फील्ड है क्या रे, नहीं। कितने चार्जेस है, दो चार्ज के लिए यू का फॉर्मूला क्या रहता है बोल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, बहुत सिंपल। अब इधर R12 कितना रहेगा, R12 मतलब कौन, R12 मतलब कौन, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ये अपना फर्स्ट चार्ज है, ये अपना सेकंड चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो R12 रहेगा। मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 8, माइनस मत बोलो, ये माइनस आपको ये बता रहा है कि इस साइड पर है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 8, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, 8 + 8 16। तो R12 कितना रहेगा बेटा, 16 सेंटीमीटर, विच कैन ऑल्सो भी रिटर्न है 16 × 10⁻² मीटर। अब आप क्या होशियार चाले करते, देखो यहाँ से यहाँ तक -8, यहाँ से यहाँ तक +8, टोटल हो गया 0। इतना भी दिमाग नहीं काम करता, दो चार्ज इतनी दूरी पे रखे हुए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है, वाह। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जब आप डिस्टेंस नापोगे, हाँ वेक्टर फॉर्म में इसको लेते तो माइनस प्लस लेना पड़ता, ये आपका रहता 8i कैप और ये रहता -8i कैप, पर वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड, सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 8 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 8 रहेगा, दोनों के बीच में कितना रहेगा, 16। समझ में अच्छे से। तो अभी एनर्जी निकालते देख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 कितना है बोल, Q1 कितना है, -2 × 10⁻⁻6। Q2 कितना बेटा, Q2 +4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R12 कितना बेटा, R12 कितना देख, 16 × 10⁻²। सॉल्व करो कितना हो रहा है देख, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, क्या बच रहा है देख, 4.5। क्या बचा है बेटा, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गया ना, तो 4.5, लेकिन किस में बचा है देख, माइनस में। 4.5 × 10⁻² कितना आएगा, जरा ध्यान से देखा, ये -6 -6 -12, ये -2 ऊपर गया तो +2, -12 + 2 -10, वो -10 और ये +9 कितना आएगा, -1। तो इस -1 के से पॉइंट एक नंबर और पीछे जाएगा, क्या बन जाएगा, 0.452। समझ अच्छे से, ये ए का आंसर आ गया, ए हो गया अपना। अभी बी की बारी, नाउ लेट अस कम टू बी। बी में क्या करना है, सब लोग ध्यान से देखो, बी, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पूरा जो डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब क्या फंडा है, ये ओरिजिन, ये पहला वाला पॉइंट जहां पर Q1 रखा था, ये दूसरा वाला पॉइंट जहां पर Q2 रखा था, इसके कोऑर्डिनेट -8,0,0, इसके कोऑर्डिनेट +8,0,0, सब कुछ सेम है, लेकिन अब यहाँ पर पहले से कौन मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। कौन मौजूद है बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताना, अब ये दो चार्ज के बीच की अगर मैं आपको एनर्जी निकालने बोलूँ तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, नहीं। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, जो अभी लास्ट डेरिवेशन किए थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा अपने को। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ई की वैल्यू क्या दिया है, E इज इक्वल टू A × 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया है बोल, A × 1/r², वेयर A को कितना लेना बेटा देख, A इज अ कांस्टेंट, जिसको कितना लेने बोला उसने, 8 × 10⁵ सेंटीमीटर (−2) या पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये A को लेने बोला है। What would be the electrostatic potential energy of the configuration? तो इन दो चार्जेस की एनर्जी निकालना, क्या निकालना है बेटा, दोनों चार्जेस की एनर्जी निकालना है। कुछ भी करने से पहले मेरे को बताओ, जब दो चार्ज आता है Q1 Q2 एक्सटर्नल फील्ड में, तो अपने को उनकी पोजीशन वेक्टर लगती है, किसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से पॉइंट तक बनाया गया वेक्टर। तो यहाँ पर Q1 का पोजीशन वेक्टर कौन सा रहेगा, बोल क्या रहेगा Q1 का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से इस पॉइंट तक बनाया गया वेक्टर, यानी ये है मेरा R1 वेक्टर। R2 क्या रहेगा बोल, R2 ओरिजिन से पॉइंट तक बनाया गया वेक्टर, ये रहेगा मेरा R2 वेक्टर। R12 अभी भी क्या रहेगा बोल, सेम।
R12 अभी भी सेम है। तो अगर मैं अभी भी आपसे पूछ लूँ बेटा व्हाट इज R12, टेल मी व्हाट इज R12, अभी भी सेम, कितना 16 भाई, ये 8 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। मीटर में कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर, वेक्टर नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता, उसको सिर्फ R1 भी मैं लिख सकता हूँ, चलेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है देख 8 है ना, ये माइनस क्या बता रहा है डायरेक्शन कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 8, तो R1 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और एल्स वी कैन राइट डाउन 8 इंटू 10⁻² मीटर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर, टेल मी R2 कितना रहेगा बोल, वो भी कितना है रे 8 है, ओरिजिन से लेके पॉइंट Q2 तक 8, तो ये भी कितना रहेगा 8 इंटू 10⁻²। तो कुछ भी करने से पहले मैंने सबसे पहले R12, R1 और R2 इन तीनों का मैग्नीट्यूड लिख लिया, सही है। नाउ फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, for system of two charges placed inside external electric field, external electric field, अगर दो चार्जर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखे हुए हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोल, बोलना V एट R1 इंटू Q1 प्लस V एट R2 इंटू Q2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R1, ठीक है। अब इसमें से अपने को मालूम क्या क्या है, वो दिख रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12, ये देख निकाल के बैठे अपन कि R12 अभी भी 16 ही है ना, एक्सचेंज हुआ है क्या बोल, R12 तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 ये तो सेम ही रहने वाला, निकाल के बैठे कितना है -0.45, तो वो लास्ट वाला पार्ट तो अपने को ऑलरेडी मालूम है। इन दोनों में Q1 और Q2 की वैल्यू मेरे को मालूम है कि नहीं, Q1 और Q2 की वैल्यू मेरे को मालूम है, बचता क्या है बोल V एट R1 और V एट R2, ये बचता है। तो उसी को निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू दी हुई है बोल, इलेक्ट्रिक, ये फालतू में नहीं दी है, इसी की मदद से हम लोग V निकालेंगे। पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, E बोले तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड, V बोले तो कौन पोटेंशियल, क्या हमने कोई रिलेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, बाकायदा एक डेरिवेशन किए थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक डेरिवेशन किए थे। क्या आया था डेरिवेशन, आपको नहीं याद है, मेरे को मालूम है पक्का, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है, E इज इक्वल टू -dV/dx, ये डेरिवेशन कराया था मैंने आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर dV कौन होता है पोटेंशियल, dx कौन होता है डिस्टेंस, dx कौन होता है बोल, क्या हमने यहाँ पर डिस्टेंस को x से दिखाया, हमने क्या यूज किया डिस्टेंस के लिए यहाँ पर r, तो जब -dV/dx नहीं लिखेंगे -dV/dr लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोल -dV/dr। अब ये कहाँ से आया, ये डेरिवेशन कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, सही है। अपने को चाहिए क्या था बोल, क्या चाहिए था अपने को, V चाहिए था, अपने को V एट R1 V एट R2 चाहिए था। तो एक काम करते हैं, यहाँ से V को अकेला करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे को बताना यहाँ से dV क्या रहेगा, देख ये dr इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा E इंटू dr, उधर बचा कौन -dV, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो dV की वैल्यू क्या आ रही बोल -E इंटू dr। अब dV को V में बदलना, dV को V में बदलना, स्मॉल d का यूज करते हैं हम लोग छोटे से चेंज के लिए, तो छोटे से चेंज से टोटल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करके, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -E इंटू dr। तो देख dV का इंटीग्रेशन क्या करे V, dV का इंटीग्रेशन V, यहाँ पर क्या बचा इंटीग्रेशन -E का वैल्यू दिया ना उसने, क्या दिया E का वैल्यू a इंटू 1/r², a इंटू 1/r² इंटू dr। व्हाट इज a, कांस्टेंट, 1 भी क्या है कांस्टेंट, तो ये a इंटू 1 a कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, बाहर ले लो क्या हो जाएगा -a, इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या 1/r², ये r² को अपॉन के ऊपर लेके जाओगे, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1, ठीक है ना, तो इसकी जगह पर आएगा x⁻n+1/n+1, करेक्ट है, क्या आएगा बोलिए -a -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, क्या हो जाएगा ये -a, ध्यान देना -a, ये r⁻⁻1 नीचे जाएगा तो r⁻+1 नहीं भी लिखा तो ये माइनस को इधर लिख दूंगा तो भी चलेगा, ये हवा में तो रहेगा नहीं, ऊपर कौन है रे 1, सॉल्व कर इसको, माइनस माइनस
प्लस ए वन जा, तो v की वैल्यू क्या आ रही है बोल, a बाय आर। तो ध्यान से देखना, देयरफॉर v एट r1 क्या रहेगा बोल, a बाय r की जगह क्या आ जाएगा r1, एंड v एट r2 क्या रहेगा बोल, a बाय r2। इन दोनों को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को 1 में रख दो। देख क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 1, u इज इक्वल्स टू v एट r1 कितना है v एट r1, a बाय r1 इंटू q1 प्लस v एट r2 कितना है v एट r2, a बाय r2, a बाय r2 इंटू q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r12। सबका वैल्यू पुट करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। a हाउ मच इज a कितना है बोल, 8 इंटू 10⁵, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁵, ठीक है ना। q1 हाउ मच इज q1, q1 कितना बेटा, -2 इंटू 10⁻⁻6। r1 हाउ मच इज r1, देख r1 कितना है 8 इंटू 10⁻² प्लस वापस से a कितना है 8 इंटू 10⁵। q2 हाउ मच इज q2, 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय r2 हाउ मच इज r2, 8 इंटू 10⁻² प्लस ये पूरा सॉल्व कीजिए कितना है तेरे, -0.45। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचता है यहाँ पर देख, -2, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, -6 + 2, -6 + 2 -4, -4 + 5 +1, तो -2 इंटू 10⁻+1 सही है। फिर प्लस ये 4 इंटू -2 ऊपर गया +2, -6 + 2 -4 +5 -4 +1, ये प्लस माइनस माइनस 0.45 कितना हो जाएगा देखिए, -20, 10⁻1 मतलब 10 ना, -20 + 40 -0.45, तो 40 में से 20 गया 20, और फिर 20.00 में से 0.45 ये माइनस होगा, इधर आएगा 1, यहाँ आएगा 9, 9 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 19 में से 0 गया 19, कितनी आ रही पोटेंशियल एनर्जी, +19.55 जूल। समझा अच्छे से, विदाउट फील्ड रहेगा तो ये आंसर था, विद फील्ड रहेगा तो ये आंसर। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकली समझा सबको अच्छे से, चलो लिख के लो पूरा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पांचवा डेरिवेशन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को पुट करें, डाइपोल याद है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, दो इक्वल अपोजिट चार्ज रहेंगे जिनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, उसको अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो निकालना है। समझ में आ रहा है, डायग्राम कैसे बनेगा देख, ये सबसे पहले मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सो लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। अब इसमें हम लोग एक डाइपोल को पुट कर रहे हैं, तो ये रहा डाइपोल, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। याद है मैंने आपको बताया था डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, किससे दिखाते हैं हम लोग इसको, 12, डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं बोल, 12 से दिखाते हैं। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहे थे, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को थीटा बोल, क्या बोलते बोल, थीटा। तो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा इज द एंगल मेड बाय डाइपोल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आप क्या चीज नोटिस करोगे मैडम, जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है ना, इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क, इसके ऊपर क्या लगने लगेगा, टॉर्क, पता है ना टॉर्क, जब किसी चीज पे दोनों तरफ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, मतलब यहाँ पे ऐसा फोर्स यहाँ पे ऐसा फोर्स, ये ऑब्जेक्ट घूमने लगता है, तो इस कपल ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क। तो आप नोटिस करोगे कि इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क आ जाएगा। अब सर टॉर्क आएगा कहाँ से, सब लोग ध्यान से नोटिस करो, आप खुद समझोगे टॉर्क कहाँ से। ये एरो देख रहे हो, एरो, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिखा रहा है बेटा, डायरेक्शन।
याद करो मैंने आपको बेसिक्स के लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है जिसका मेरे को सोर्स नहीं मालूम कि वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन एरो को देखकर मैं एक चीज बता सकता हूँ कि जो एक्सटर्नल फील्ड है जिस किसी भी सोर्स की वजह से बन रही होगी उसका पॉजिटिव किस साइड होगा, इस साइड, और नेगेटिव किस साइड होगा, इस। तभी तो ये एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, अगर ये साइड पर पॉजिटिव है, ये साइड पर नेगेटिव है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। ये साइड पे फील्ड का क्या है देख, नेगेटिव। तो ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव की तरफ क्या फोर्स करेगा, क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, सही है। सिमिलरली ये नेगेटिव है और इस साइड पर क्या है, पॉजिटिव, इधर पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अब दोनों फोर्स को देख कैसे वो इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्स मिलकर इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, टॉर्क। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, टॉर्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने को टॉर्क निकालना था क्या, अपने को टॉर्क निकालना था क्या, नहीं, अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सर आप टॉर्क की बात ही क्यों कर रहे हैं, इधर ध्यान से सुनिए। इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, ये क्या करेगा, टॉर्क की वजह से घूमेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ ये ना घूमे। इस पर जो टॉर्क लग रहा है समझिए घूम गया, फॉर एग्जांपल समझ ऐसा था, ऐसा घूम के ऐसा हो गया। अब मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से पहले पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो जब इसको पहले पोजीशन पे लेके आओगे अपने आप आएगा कि क्या करना पड़ेगा, वर्क। और हमारे जरिए किया गया वर्क इसमें क्या बन के स्टोर हुआ रहेगा, पोटेंशियल। पहले तो इसके ऊपर खुद कुछ ना कुछ टॉर्क लगा, ये घूमा, आपने क्या किया, उसको वापस से पहले की पोजीशन पे लाए, क्या करके, वर्क। और वही वर्क डन किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। आप समझा टॉर्क के पीछे क्यों भाग रहे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला निकालते, पहले किसका फॉर्मूला निकालते, बोल, टॉर्क। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बोल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेट अस फाइंड अ टॉर्क फर्स्ट, है ना। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल placed inside an electric field E। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा, इट विल एक्सपीरियंस, बोलो, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ। उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, एक टॉर्क टाउ लग रहा है। इस टॉर्क की हम लोग निकालते हैं वैल्यू, ठीक है ना। अब क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क को मैंने आपको बता दिया, वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बोल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, फोर्स को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, एफ से। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, ये 2l है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, 2l। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्टेंस और लाइन ऑफ फोर्स उसके बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। इधर ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है ना, और डिस्टेंस अगर 2l लेते हो आप, तो क्या ये 90 डिग्री बना रहा है, नहीं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। तो ऐसे केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ऑसिलेशन चैप्टर की लास्ट डेरिवेशन में। फिर आज एक बार बता रहा हूँ, ऐसे केस में हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक जो फोर्स है ना, इसके लाइन ऑफ एक्सटेंड को एक्सटेंड करने का, और दूसरे वाले फोर्स से परपेंडिकुलर